हेलो एवरीवन, आज हम ऑप्टिकल फाइबर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। इसमें हम जानेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर शुरू करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड होता है जो ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसीज पर काम करता है। डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड मतलब जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का हो और वेवगाइड वेव को गाइड करता हो, तो इसलिए डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड की तरह होता है जो ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसीज पर काम करता है। यह प्लास्टिक और ग्लास मटेरियल के रूप में रहता है ज़्यादातर, क्योंकि इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक। तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का ही बना होता है, जैसे कि प्लास्टिक और ग्लास मटेरियल के रूप में रहता है। इसमें लाइट जो है हम लंबी दूरी तक ट्रैवल कर सकती है। हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पानी के अंदर अगर हमें जैसे लाइट को ट्रैवल कराना है समुद्र के अंदर, हम इनका यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे हम नॉर्मल वायर को यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये बहुत मजबूत होते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर को हम यूज़ करते हैं लाइट की ट्रांसमिशन के लिए। ये मैं पहले वाले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो ऑप्टिकल फाइबर कैसा होता है? इस तरह होता है। इसके ये 3 मेन पार्ट होते हैं। कोर, जो सबसे अंदर का पार्ट होता है, कोर कहते हैं उसे। उसकी बाहरी परत जो होती है वो कहलाती है क्लैडिंग, और उसके बाहर एक कोटिंग होती है बफर कोटिंग। तो आइए जानते हैं क्या क्या होता है। कोर, यह ऑप्टिकल फाइबर का इनर मोस्ट पार्ट होता है जो पारदर्शी ग्लास, पॉलीमर, प्लास्टिक या डाइलेक्ट्रिक का बना होता है। इसका जो डायामीटर होता है बहुत कम होता है, 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ज़्यादातर ग्लास कोर प्रेफर्ड की जाती है क्योंकि इसमें लॉस कम होता है। ज़्यादातर जो हम कोर यूज़ करते हैं वो ग्लास की करते हैं। बना तो हम किसकी सकते हैं? पॉलीमर की भी सकते हैं, प्लास्टिक की भी सकते हैं, या कोई और डाइलेक्ट्रिक की भी बना सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर ग्लास की यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हमारे लॉसेस कम होते हैं। उसके बाद है क्लैडिंग। यह लेयर कोर के चारों ओर होती है और ग्लास तथा प्लास्टिक की बनी रहती है। यह ग्लास और प्लास्टिक की बनी रहती है। इसका इनर डायमीटर 100 माइक्रोमीटर और आउटर डायमीटर 420 माइक्रोमीटर होता है। देखो, कोर के 2 भाग होंगे, 2 डायमीटर होंगे क्योंकि वो उसके ऊपर की परत है। तो उसका जो इनर डायमीटर होगा वो 100 माइक्रोमीटर और बाहर वाला 420 माइक्रोमीटर होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है। अगर उसका N2 है और कोर का N1 है तो N2 इज लेस देन N1 होता है। यह डिफरेंस लगभग N2 माइनस N1 इज इक्वल टू 10⁻³ के लगभग होता है। फिर है हमारा थर्ड, प्लास्टिक जैकेट और बफर कोटिंग। यह ऑप्टिकल फाइबर को सेफ्टी और स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए होता है। कोर तथा क्लैडिंग को प्लास्टिक जैकेट में कवर कर दिया जाता है। ये कोर को और क्लैडिंग को सेफ रखने के लिए हम बाहर से प्लास्टिक का जैकेट कर देते हैं, जिसे बफर कोटिंग भी कहते हैं। तो मेनली ये 3 प्रकार के हो गए, 3 मेन पार्ट हो गए इसके। ठीक है, जो यहाँ पे हमने इनर और आउटर डायमीटर की बात करी है वो ये है। जैसे ये कोर है तो इसका इनर ये वाला हो गया और आउटर ये वाला हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से अब इसमें हमारा एक वर्ड आया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो जानते हैं कि होता क्या है। इट इज़ द रेशो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम। यानी कि लाइट की वेलोसिटी किस में? वैक्यूम में और किसी मीडियम में, इसके अनुपात को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। N इज इक्वल टू C/V। अगर वाटर का देखा जाए तो इसका मान 1.33 होता है, एयर के लिए 1.00, सिलिका ग्लास के लिए 1.45 और डायमंड के लिए 2.42 होता है। अब हम ऑप्टिकल फाइबर के प्रिंसिपल पर चलते हैं। ये किस सिद्धांत पे हमारा कार्य करता है? तो ये बच्चों, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या प्रिंसिपल होता है? जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। तो जब हम कोई भी रे को हम किसी मीडियम में डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने 2 मीडियम लिए हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम, यानी कि डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। ये ये दिख रहा है आपको N1 और N2 के रूप में। N1 क्या है? उसका सघन माध्यम का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और N2 विरल माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसको हिंदी में अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो अगर हमने कोई रे को डाला, सघन माध्यम की से डाला, तो वह रे क्या करेगी? अगर जो बाउंड्री है ये बीच में, रेयर और डेंसर मीडियम के बीच में जो बाउंड्री है, जब यह रे इस पे टकराएगी तो यह 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक तो दूसरे मीडियम में चली जाएगी जिसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और एक अब आपने वापस में
उस मीडियम में लौट आएगी, कुछ पार्ट उसका वापस लौट आएगा। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो हम इस पे एक ऐसी कंडीशन अप्लाई करेंगे कि हमारी जो हम जो इंसिडेंट रे कर रहे हैं, जो रे हमारी इंसिडेंट हो रही है, वो पूरी की पूरी टोटली अपने ही मीडियम में वापस आ जाए, दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्ट ना हो। इसके लिए हमने एक कंडीशन लगाएंगे। तो पहले हम देख लें कि ये जो कंडीशन है नॉर्मल, इस पे तो हमारा स्नेल्स का लॉ एप्लीकेबल होता है। स्नेल का नियम क्या कहलाता है कि पहले वाले का अपवर्तनांक और पहले वाले का एंगल का साइन और दूसरे का अपवर्तनांक और दूसरे वाले के एंगल का साइन, यानी कि n1 साइन φ1 इज इक्वल टू n2 साइन φ2 होता है। अब हम इसमें वो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि जैसे कि अगर हम इंक्रीज करें φ1 क्या है, जो इंसिडेंट रे वर्टिकल लाइन के साथ एंगल बना रही है वो है। यदि हम φ1 को इंक्रीज करें, तो क्या होगा, φ2 रीच टू 90 डिग्री एंगल। और तो क्या एक ऐसी कंडीशन आएगी, हम इसको इतना बढ़ाते रहेंगे φ1 को कि जब तक ये φ2 90 डिग्री के बराबर ना हो जाए, मतलब रिफ्रैक्टिव रे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ना चली जाए। तो ऐसी कंडीशन आने के बाद कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यानी कि टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट, दूसरे मीडियम में जा ही नहीं पाएगी। तो ये वाला जो हमारा कंडीशन क्या कराती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है ये जो है। और इसी प्रिंसिपल पे हमारी ऑप्टिकल फाइबर वर्क करती है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में लाइट का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो लाइट बाहर लीक तो करनी नहीं चाहिए, लाइट को ट्रैवल कराना है, तो वो हमारी टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड होती रहनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे भी दो मीडियम है, कौन कौन से, एक कोर है, क्लैडिंग है, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मैंने बताए हैं। तो यहाँ पे भी हमारे दो मीडियम है। तो अब जैसे कंडीशन मैंने बताई थी कि वो एंगल जिस पे हमारा φ2 90 डिग्री हो जाए, तो वो एंगल क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल, φc से डिनोट करते हैं। तो अब हम φ1 को φc और φ2 को 90 रखें किसमें, स्नेल के नियम में, तो हमारी क्या कंडीशन आ जाएगी, ये आ जाएगा n1 साइन φc इज इक्वल टू n2 साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है, तो साइन φc इज इक्वल टू हो जाएगा n2 अपॉन n1। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इस पर जो है न्यूमेरिकल है छोटे छोटे से, इस फॉर्मूला पर क्रिटिकल एंगल बताने के लिए, तो वो कर सकते हैं। अब देखिए ये देखते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ लाइट इन ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसमिशन लाइट का होता कैसे है। अब ये ऑप्टिकल फाइबर बना हुआ है, ठीक है, ये बीच का जो पार्ट है वो कोर है और वो क्लैडिंग है। तो लाइट जो है चलती कैसे है, अब देखो कोर और क्लैडिंग ये भी एक मीडियम की तरह काम करेंगे। कोर को हम एक मीडियम मान लें, क्लैडिंग को दूसरा मान लें, तो लाइट वैसे ही चलेगी। अब लाइट जो आई है कोर एक्सिस के थ्रू आ रही है, लाइट मीडियम से टकराई जाके और वापस इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो गई, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी तरह से फिर दोबारा टकराई, फिर इंटरनली रिफ्लेक्टेड होगी, यानी कि बाहर लीक नहीं करी लाइट। और इस तरह से लाइट हमारी जो है ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसमिट होती है, प्रोपेगेट होती है। अगर हम ये देखें कि ऑप्टिकल फाइबर हमारा आइडियल है, तो ये हमारा बिल्कुल ऐसे ही चलेगा जैसे मैंने बताया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर इसी तरह से ऑप्टिकल फाइबर में लाइट प्रोपेगेट होगी। इस तरह की लाइट को जो कि कोर एक्सिस के थ्रू से पास होती है, इसे मेरिडियनल रेज भी कहते हैं। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, मेरिडियनल रेज क्या होती हैं, तो आप यही बताओगे कि जो लाइट रेज कोर एक्सिस से पास होती हैं वो हमारी मेरिडियनल रेज ही कहलाती हैं। तो ये ट्रांसमिशन ऑफ लाइट है इन ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक पे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।